काशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुरेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी नीलम और बेटे रवि के साथ रहता था। सुरेश एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। सुरेश अपने एक छोटे से खेत में मेहनत और लगन से काम करता था। सुरेश के पास ज्यादा धन दौलत नहीं था, लेकिन उसके पास जो धन था वह उसी में खुश रहते थे। सुरेश अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। अरे नीलम, तुम कहाँ हो? मुझे जल्दी से खाना लगा दो, मुझे खेत में जाने के लिए देर हो जाएगा। परोस रही हूँ। जी आप ऐसा कह रहे हैं जैसे खेत में पहुँचते ही आपको कोई खजाना मिल जाएगा। अरे नीलम, तुम गुस्सा क्यों होती हो? दरअसल आज मुझे सरपंच जी ने अपने घर बुलाया है। अच्छा, तो सरपंच जी ने बुलाया है? ऐसा क्या काम आ गया जो सरपंच जी ने आपको बुलाया है? पता नहीं नीलम, अब वहीं जाकर पता लगेगा। तुम जल्दी से मुझे खाना परोस दो। नीलम सुरेश को खाना देती है और सुरेश खाना खाकर खेत के तरफ चल देता है। पूरे दिन काम करने के बाद सुरेश दोपहर को सरपंच जी के घर जाता है। अरे आओ सुरेश, कैसे हो और कामकाज कैसा चल रहा है? सरपंच जी, सब बढ़िया है। बस इस बार खेतों में खूब मेहनत करनी है, जिससे ज्यादा उपज होगी और मैं अपने बेटे रवि को किसी बढ़िया स्कूल में भर्ती करा देता। लेकिन सुरेश, बढ़िया स्कूल में भर्ती करवाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। ये छोटा मोटा काम करके इतनी बड़ी जरूरत क्या पूरी कर पाओगे? सेठ जी, मैं तो अपनी जी जान लगाकर काम कर रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाले पर निर्भर है। सुरेश, तुम सच में एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। मेरी कुछ गेहूं की बोरी तुम्हें मेरे दूसरे गोदाम पर अपने बैलगाड़ी से लाद कर पहुंचाना है। ठीक है सरपंच जी, मैं ऐसा ही करूंगा। कल मैं आपका ये काम कर दूंगा। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो बदले में तुम्हें 1 एकड़ जमीन दूंगा, जिस पर तुम खेती कर सकते हो। बस मुझे महीने का 1000 रुपया किराया दे देना। सरपंच जी, क्या आप सच कह रहे? सुरेश, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कसम खाकर कहता हूँ, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। सरपंच जी, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मैं कल ही बैलगाड़ी में ये गेहूं की बोरियां अवश्य लेकर जाऊंगा और मैं आपके खेत में इस बार ऐसा मेहनत करूंगा कि फसल 2 गुना निकलेगा। ये आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलेगा। इतना कहने के बाद सुरेश अपने घर के तरफ चल देता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा मौका हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो नीलम। लगता है अब हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। अब मैं भी अपने बेटे रवि को एक बढ़िया स्कूल में भर्ती करवा पाऊंगा। अगली सुबह सुरेश सरपंच जी के घर जाता है और वहां से अपने बैलगाड़ी पर गेहूं की बोरी लादकर दूसरे गोदाम पर लेकर जाने लगता है। कुछ दूर यात्रा करने के बाद सुरेश विजय दास के घर पहुंच जाता है, जहां उसे गेहूं की बोरियां रखनी थी। अरे सुरेश, तुम यहाँ कैसे? अरे विजय, सरपंच जी ने कहा था तुम्हारे यहाँ गेहूं की बोरी रखनी है, वही लेकर आया हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अरे सुरेश, तो मेरे यहाँ गेहूं की बोरी रखवा दो। हाँ, आप फिक्र ना करो, मैं गेहूं की बोरी रखवा दूंगा। अरे सुरेश, हम कितने दिन बाद मिले हैं, चलो आपस में बैठकर चाय पीते हुए बातें करेंगे। अरे नहीं विजय भाई, देर हो जाएगी। वैसे भी शाम हो चुकी है, घर वाली राह देख रही होगी। अरे यार 2 मिनट रुको, फिर आराम से चले जाना। बात तो तुम विजय भाई सही कह रहे हो, पर घर वाले राह देख रहे होंगे। चलो, अगली बार मैं जरूर रुकूंगा। ठीक है सुरेश, जल्दी घर पहुंचो और हाँ, सरपंच जी से कहना कि हम उनकी गेहूं की बोरी संभाल कर रख रहे हैं। गेहूं की बोरी रखवाने के बाद सुरेश अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और सुरेश अपने घर आकर अपनी पत्नी नीलम से कहता है, नीलम, तुम मुझे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हो। नीलम सुरेश को खाना देती है और सुरेश आराम से पेट भर के खाना खाता है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुरेश दिन रात एक करके खेतों में काम करता है और काफी जल्दी अच्छा अनाज उगा लेता है। यह सब देखकर उसके पड़ोसी सुरेश से जलने लगते हैं। अरे कालू जी, आपने सुना गांव के सरपंच जी ने सुरेश को 1 एकड़ जमीन दी है।
वह पहले ही बहुत अच्छा पैसा कमाता था, अब खेत मिलने के बाद और भी पैसा कमाने लगेगा। हाँ, मैंने सुना। सच कहूँ तो मुझे उसकी खुशी देखी नहीं जाती। पता नहीं क्यों बार बार वही सुरेशबाजी मार ले जाता है। अभी हमें इंतजार करना होगा। सही समय आने पर हम उसके ऊपर ऐसा वार करेंगे कि वह दोबारा उठ नहीं पाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो उषा, हमें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। सुरेश अपनी पूरी मेहनत और जी जान से खेती करता है और अपने घर का सारा पैसा खेती में लगा देता है। सुरेश की शरीर से निकला हुआ पसीना यह गवाही दे रहा था कि इस बार उनकी फसल बहुत बढ़िया होगी। और फिर इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब सुरेश की फसल बिल्कुल पक चुकी थी। सुरेश की फसल अब पूरी तरह से पक चुकी है और अब वक्त आ गया है उसे मजा चखाने का। इस बार का वार इतना घातक होना चाहिए कि वह दोबारा उठने की हिम्मत न कर पाए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कोई रास्ता तो बताओ। सुरेश की फसल पककर बिल्कुल सूख चुकी है और यही सबसे अच्छा मौका है। तुम आज रात को जाकर उसके खेत में आग लगा देना, जिससे उसकी पूरी तरह से फसल राख में बदल जाएगी। लेकिन उषा, यह काम इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। रात गहरी होगी, अंधेरा अपना काम करेगा और तुम अपना काम करना। यह आखिरी मौका है हमारे पास सुरेश को खत्म करने का। रात के घने अंधेरे में कलुआ सुरेश के खेत में जाता है और वहां जाकर आग लगा देता है। फसल सूखी हुई थी, जिसकी वजह से आग जल्दी लग जाता है। सुरेश की फसल इस तरह बर्बाद होता देखकर कलुआ बहुत खुश था और वहां से अपने घर चला आता है। अगली सुबह सुरेश और नीलम अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं फसल की कटाई करने के लिए, पर वहां जाकर नीलम और सुरेश पूरी तरीका से घबरा जाते हैं। ये क्या हो गया सुरेश? हमारी फसल जलकर राख हो चुकी है। हमारे खेत में सिर्फ राख बची है। नीलम, ये सिर्फ हमारी फसल नहीं जली, यह हमारी सालों की मेहनत जली है। दिन रात मेहनत करके यह उम्मीद लगाई थी कि अपने बेटे रवि को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवाऊंगा। अब हम क्या करें? सुरेश जी, आप हिम्मत मत हारिए। फिर दोबारा इसी तरह मेहनत करके इसे ज्यादा अनाज उगाइएगा। नीलम, ये कोई हादसा नहीं है, ये किसी की सोची समझी गई चाल है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने भी यह काम किया है उसने फसल में नहीं, मेरी उम्मीद पर आग लगाई है। हम दोबारा लड़ेंगे अपनी जमीन और अपने रवि की भविष्य के लिए। मेहनत करने वालों को कोई आग नहीं रोक सकती। चाहे जितना भी वक्त लगे, हम दोबारा खड़े हो जाएंगे और जिसने भी ये काम किया है उसे उसका फल जरूर मिलेगा। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता है। अचानक एक दिन गांव के सरपंच सुरेश के घर आते हैं और कहते हैं, सुनो सुरेश, मैंने तुम्हें अपनी 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए दिया था और मैंने तुमसे 1 महीने का 1000 किराया बताया था। उस हिसाब से 6 महीने का किराया 6000 हुआ। अब मुझे तुम जल्दी से किराया दे दो, मुझे अपने बेटे का स्कूल फीस जमा करना है। सरपंच जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास जो भी पैसा था वह सब मैंने अपने खेत में लगा दिया। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो किसी ने साजिश के तहत उसमें आग लगा दी, जिससे मेरी पूरी फसल जलकर राख हो गई। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। सुरेश, यह बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती करने के लिए खेत किराए पर दिया था और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। ये सब बहाने मुझ पर नहीं चलेंगे। मुझे मेरे पैसे तुरंत चाहिए। सरपंच जी, आप जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं खुद अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहता था, लेकिन अब उसके लिए भी पैसा नहीं बचा। मेरी मेहनत, मेरे अरमान सब चकनाचूर हो चुके हैं। सुरेश, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें हर हाल में मेरे पैसे चुकाने होंगे। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो सुन लो, तुम्हारा यह घर और तुम्हारी 1 बीघा जमीन अब मेरे कब्जे में रहेगी। जब तक मेरा पैसा नहीं लौटाओगे तब तक न तुम्हारी जमीन वापस मिलेगी, न ही तुम्हारा घर। सरपंच धनीराम ने सुरेश का खेत और घर दोनों हड़प लिए। मजबूर होकर सुरेश अपनी पत्नी और बेटे रवि के साथ गांव छोड़कर जाने लगा। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद वे रुक गए
तभी नीलम चिंतित स्वर में बोली, सुरेश जी, आखिर हम सब कहाँ जा रहे हैं? नीलम, हम दूसरे गांव में जा रहे हैं। वहां पर मेरा एक दोस्त धर्मवीर है। हम सब वहीं जा रहे हैं। इतना कहने के बाद वह लोग फिर चलने लगते हैं और कुछ ही देर बाद सुरेश अपने दोस्त धर्मवीर के घर पहुंच जाता है। धर्मवीर सुरेश से कहता है, अरे सुरेश भाई, कैसे हो? और हमारे गांव में आने का कारण क्या है? भाभी को भी साथ लाए हो। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। धर्मवीर भाई, खुशी तो बहुत दूर की बात है। हम पूरी तरीका से बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद सुरेश धर्मवीर को सारी घटना बताता है। सुरेश भाई, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। तुम और तुम्हारा परिवार इस घर में रह सकते हो। कल ही मैंने एक नया घर खरीदा है, तो वैसे भी यह घर खाली पड़ा रहेगा। धर्मवीर भाई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुरेश, इसमें एहसान की क्या बात है? दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। और वैसे भी तुमने मेरी बहुत मदद की है। धर्मवीर भाई, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब आपने मुझे सहारा दिया। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुनो सुरेश भाई, कल से तुम मेरे साथ काम पर चलना। मेरा सेठ बहुत नेक दिल आदमी है और इससे तुम्हारे घर का गुजारा भी हो सकेगा। और फिर अगले ही दिन सुरेश धर्मवीर के साथ काम पर जाने लगता है। कुछ सालों में वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देता है। अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी थीं। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी नीलम से कहता है, नीलम, मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि हम अपने गांव लौट चले और सरपंच से अपना खेत छुड़ा ले। अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मुझे लगता है कि अब हमें अपने गांव वापस जाना चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए। वैसे भी अपना गांव तो अपना ही होता है। सुरेश अपने मित्र धर्मवीर से विदा लेकर अपने गांव काशीपुरा लौट आता है। वहीं दूसरी ओर कलुआ की पत्नी उषा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। कलुआ दिन भर गम और पछतावे में जी रहा था। वह सोच रहा था कि जब सुरेश अपने गांव लौट आएगा तो वह उससे माफी मांगकर अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। जब उसे पता चला कि सुरेश गांव आ चुका है तो वह तुरंत उससे मिलने के लिए चल पड़ा। सुरेश भाई, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कलुआ भाई, अब मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इसके बाद कलुआ उसको सारी घटना बताता है। तो तुम ही थे कलुआ, जिसने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार कितने कष्ट और संघर्ष से गुजरा है। तुमने मेरी मेहनत और मेरे सारे सपनों को राख में बदल दिया। सुरेश भाई, मैं अंधा हो गया था। अपनी पत्नी के कहने पर मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। शायद उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। तुम्हारी बीवी का जाना इसी का फल है। ऊपर वाला सब देखता है। वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन बुरा करने वालों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन यह अच्छा है कि तुम्हारे दिल में पछतावा है, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। मैं जानता हूँ सुरेश भाई कि मैंने आप जैसे भले इंसान को तकलीफ पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जिंदगी सही से नहीं जी पाऊंगा। माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि वही तुम्हें माफ करेगा। आखिर सबको अपने कर्मों का फल भुगत कर एक दिन ऊपर जाना ही है। अगर तुम्हारा हृदय सच में पश्चाताप से भरा है तो वह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं